हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है भाई। ये जो क्लास है ना, ये मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए उस मामले में, है ना। अब मुझे नहीं पता कि क्लास रिकॉर्ड हो रही या नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए बच्चा, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। अब ये टॉपिक जो है ना, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं आज की इस क्लास में, उन्हें भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों में आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं क्लास को। देखो, सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। देखो, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है या राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, ये संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि DPSP संविधान के कौन से भाग में है, तो आपका आंसर क्या होगा, भाग 4 होगा, ठीक है भाई। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, DPSP से संबंधित है। DPSP की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं DPSP बोल रहा हूँ तो आप ये समझ लेना कि मैं नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर रहा, ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 36 से 51 जो है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था इनका भाई, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इनका जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ठीक है ना। और ये कल्याणकारी जो राज्य है, ठीक है ना, कल्याणकारी जो राज्य है, इसकी स्थापना का जो सपना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। किसने देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, याद रखना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, पंडित नेहरू ने देखा था भाई, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। DPSP को जो है कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। DPSP को जो है कोर्ट के द्वारा ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, इसे केवल और केवल जो है राज्य ही लागू कर सकता है, ठीक है। और DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। इनको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो इनका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य देखा था वो किसने देखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, इसलिए कोर्ट के द्वारा इन्हें लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है, याद रखना। यानी DPSP को लागू करना है या नहीं करना है, ये टोटली स्टेट यानी राज्य के ऊपर डिपेंड है, ठीक है भाई, याद रखना। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा इधर देखिए। अब है महत्वपूर्ण कथन। जो कुछ पॉलिटिशियन है ना, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स है, उनके कुछ स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। खासकर बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं या टीचिंग वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण थिंकर्स है पॉलिटी के, उनको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहला कौन है, KT शाह, ठीक है, आपको दिख रहा होगा KT शाह। तो KT शाह ने क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि ये ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा होता है, ठीक है। KT शाह ने क्या बोला है कि एक ऐसा चेक होगा जो बैंक की सुविधा के अनुसार क्या होता है, जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। अदा मतलब पे करना, ठीक है। तो KT शाह ने क्या कहा है, KT शाह ने कहा है कि ये ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा होता है, ठीक है। उसके बाद है जी ऑस्टिन, ठीक है। इन्होंने बोला है DPSP को संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने DPSP को जो है संविधान की आत्मा कहा है, याद रखना। तो अगर आपसे पूछ ले कि संविधान की DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा है, DPSP को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, जी ऑस्टिन होगा, ठीक है। क्या होगा, जी ऑस्टिन होगा। अगर आपसे पूछ ले कि
ऐसा चेक जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो आपका आंसर क्या होगा? केटी साहा। ठीक है, याद रखना। और ये खासकर टीचिंग वाले जो एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी के बारे में क्या कहा है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है, उनको भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। क्या कहा है? अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, देखो जी ऑस्टिन ने आत्मा कहा है, याद रखना। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला है? अनोखी विशेषता बोला है। ठीक है भाई, और कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी राज्य, अगर कोई भी स्टेट कानून बनाता है, ठीक है, तो कोई भी राज्य जो कानून बनाएगा वो डीपीएसपी को यानी राज्य के नीति निदेशक को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब इतनी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद तो देखो आपके आते ही है। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको आर्टिकल 1 से लेके 51 के बीच में कम से कम 2 से 3 आर्टिकल पक्के मिलते हैं। ठीक है, इनको कोई हटा नहीं सकता बिल्कुल भी। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना, ये जो क्लास है इतनी महत्वपूर्ण है कि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए देखिए, अब है हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या क्या है? पहला आर्टिकल 36, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या है? डीपीएसपी को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी को या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कोई भी न्यायालय लागू नहीं करा सकता। ठीक है, ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर है? राज्य के ऊपर है, स्टेट के ऊपर है कि इन्हें लागू करना है या नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर राज्य कोई भी नीति बनाता है, कोई भी योजना बनाता है, तो डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए ही बनाएगा। ठीक है, याद रखना। इसके बाद है ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इन पर आप वाद नहीं कर सकते। वाद का मतलब होता है केस नहीं कर सकते, यानी डीपीएसपी को लेकर के कोई भी व्यक्ति अदालत नहीं जा सकता, इन पर केस नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आजकल आपको पता भी है, छोटी छोटी बात को लेकर जो है लोग बाग अदालत पहुंच जावे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, हाई कोर्ट चले जावे। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 38 क्लोज 1। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है? राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करता है। ये जो आर्टिकल 38 क्लोज 1 है, अनुच्छेद 38 क्लोज 1 राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया है कि जो कल्याणकारी राज्य है, इसका सपना किसने देखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी भारत एक कल्याणकारी राज्य बने, ठीक है, या राज्य एक कल्याणकारी हो, तो इसका सपना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था। ठीक है, याद रखना, टीचिंग के एग्जाम में टीजीटी पीजीटी में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो आर्टिकल 38 क्लोज 1 राज्य को कल्याणकारी बनाने की बात करता है। ठीक है भाई, उसके बाद नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये भी कहता है कि सभी नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, चूँकि हमारे संविधान में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है। ठीक है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो सभी नागरिकों के लिए तीनों प्रकार के जो न्याय हो ये सुनिश्चित होने चाहिए, और इसका ध्यान किसको रखना है? इसका ध्यान जो है राज्य को रखना है, स्टेट को रखना है। ठीक है, याद रखना। और राज्य शब्द को परिभाषित किस में किया गया है? आर्टिकल 36 में। ठीक है, इसके बाद इधर देखो आर्टिकल, यहाँ कुछ और तो 38 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए अब जा आर्टिकल 39। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद आर्टिकल 39 क्लोज क या 39 क्लोज ए सभी को समान न्याय की बात करता है। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी, इसकी बात भी ये करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना आर्थिक रूप वाला, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी ने इसे कई बार पूछा है और ये हर एग्जाम में आपका आता है। ठीक है, दोबारा देखिए आर्टिकल 39 क्लोज ए या क्लोज के सभी को समान न्याय की बात करता है। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों को फ्री में यानी निःशुल्क
विधिक सहायता, कानूनी सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वकील को हायर करने का उसके पास में पैसे नहीं है, तो राज्य उसे जो है फ्री में जो है एक वकील प्रोवाइड कराएगा अपना केस लड़ने के लिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 39 क्लोज घ। ठीक है, स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आई बात समझ में, याद रखना। तो स्त्रियों को जो है यानी पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है भाई? 39 क्लोज घ में है। 39 क्लोज घ में, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अगला ये आपको पता ही है, याद भी होगा आपके, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन है इसमें। और ये जो आर्टिकल 40 है ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन है और गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आर्टिकल 41 सभी नागरिक योग्यता के अनुसार शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 41 में क्या बोला गया है? सभी नागरिक योग्यता के अनुसार शिक्षा एवं रोजगार पा सकें। ठीक है, ऐसा उल्लेख आर्टिकल 41 में करा गया है। ठीक है, और ये व्यवस्था किसे करनी है? ये व्यवस्था सारी राज्यों को करनी है, स्टेट को करनी है। आर्टिकल 42 स्त्रियों को प्रसूति सहायता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्त्रियों को जो है कोई बच्चा होता है, ठीक है, उसके बाद में उनको प्रसूति सहायता दी जाती है। ठीक है, मैटरनिटी लीव बोलते हैं इसको। ठीक है ना, याद रखना। तो इसका उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 42 में, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 43 कर्मगारों को उचित मजदूरी मिल सके। यानी जितने भी मजदूर आपके फैक्ट्रियों में काम करते हैं या कहीं मिलों में काम करते हैं, तो उनको जीवन निर्वाह करने के लिए एक उचित मजदूरी की व्यवस्था राज्य करेगा। मतलब जो मिल में फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं उनको एटलीस्ट इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे कि अपना जीवन निर्वाह अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 क्लोज ख खरगोश राज्य सहकारी समिति का गठन करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई। ठीक है, और आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता है, और समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य आपका गोवा है। कौन है? गोवा है। आज़ादी के बाद उत्तराखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला गोवा था, और आज़ादी के बाद में, ठीक है, यानी लास्ट ईयर जो है उत्तराखंड ने सामान्य नागरिक संहिता को जो है लागू कर दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा जो है ना स्पीड से इसलिए बोला क्योंकि रात हो रही है, यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है भाई। ठीक है ना। उसके बाद देखो आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उनकी देखभाल और शिक्षा का अधिकार, ये सारी व्यवस्था कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, 6 साल से कम उम्र के जो बालक है ना, ठीक है, उनकी बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा का जो अधिकार है ये जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की है, याद रखना। आर्टिकल 40 SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान भी इस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों को प्रतिबंधित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, और आर्टिकल 48 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अनुच्छेद 48 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा करी गई है इसमें, और गाय हत्या पर रोक लगा दी गई है। इस अनुच्छेद के द्वारा जो है गाय हत्या पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, याद रखना। आर्टिकल 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा और भारत की विदेश नीति जो है इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 3 अनुच्छेद बच गए। आर्टिकल 48 क्लोज ए पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा। ठीक है, जितनी भी हमारी राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्मारक है जैसे लाल किला, ताजमहल, ठीक है, इन सब का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनकी जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जो भी इनका मैनेजमेंट होता है वो सब कुछ जो है आर्टिकल 49 के द्वारा होता है, और ये जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, यानी कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। ठीक है, तो इनका जो पृथक्करण है ये अनुच्छेद 50 में है। ठीक है भाई, देखो थोड़ा सा मैंने स्पीड से इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है और शाम के करीब 7 सवा 7 बज रहे, अंधेरा होने वाला है। ठीक है ना,
तो ये टॉपिक आपका डीपीएसपी का था, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये एक पूरा चैप्टर है पॉलिटी का, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन डीपीएसपी से आता है, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है भाई। मुश्किल से 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, तो आप मल्टीपल टाइम देखिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट करके जरूर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर ऐसे ही मतलब जो है कनेक्टेड रहिएगा। धन्यवाद।